सफर लंबा है मगर हसीन है, खोने को कुछ नहीं पर पाने को सारा जहान है। हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका हर्ष सर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इससे पहले हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। दोनों ही चैप्टर्स की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर के जरूर से देखिएगा उन वीडियोस को। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है, हम अपने वीडियो की शुरुआत एक शेर के साथ करते हैं, तो हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक शेर के साथ स्टार्ट करते हैं। सफर लंबा है मगर हसीन है, खोने को कुछ नहीं पर पाने को सारा जहान है। तो स्टार्ट करते हैं हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से। देखिएगा, कुछ डेफिनेशंस है, पहले वो जान लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या है। देखिएगा, बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट विच टुगेदर मेक अ गुड एंड हेल्दी एनवायरमेंट। अब मैं सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देखिएगा, यहां पे ये एक जगह है, ठीक है। यहां पे बहुत तरीके के जानवर और पौधे रहते हैं, ठीक। और वो क्या करते हैं? गुड और हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं। और ये पर्टिकुलर जो होता है, इसे ही क्या बोलते हैं? हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। यानी कि किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी जीव जंतु, जैसे पेड़ पौधे जानवर जो हैं, वो विभिन्न संख्या में मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। अब हम आ जाते हैं फ्लोरा के बारे में। सिंपल अक्षरों में बोला जाए तो जितने भी प्लांट हैं उन सबको क्या बोला जाता है? फ्लोरा बोला जाता है। उसके अलावा फौना की बात करते हैं, जितने भी एनिमल्स लाइफ हैं उन सबको क्या बोला जाता है? फौना बोला जाता है, सिंपल वे में। अब आ जाते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। देखिएगा, अब हमारे यहाँ पे कॉन्जर्वेशन जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का क्यों जरूरी है? देखिएगा, फॉरेस्ट से हमारे को क्या मिलता है? फूड मिलता है। बहुत सारी जो जरूरतें हमारी वो वहीं से पूरी होती हैं। जैसे कि जड़ी बूटियां जो होती हैं आयुर्वेद में यूज होती है, वो कहां से मिलती है? हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। वाइल्ड लाइफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, जो कि हमने कभी यहाँ पे हमें आसपास देखने को नहीं मिलती है, तो वो फॉरेस्ट में ही देखने को मिलती हैं। तो उन्हें प्रिजर्व करना भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। देखिएगा, प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ आवर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। पहली बात, अगर हम इसे प्रिजर्व करेंगे तो ये एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाएगा और यहाँ पे जितनी भी लाइफ है उसे सपोर्ट करेगा, यानी उसे जीवित रखने में मदद करेगा। उसके अलावा प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अगर हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बचे रहे, तभी हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट और एनिमल की जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इन सबको बचाने के लिए भारत सरकार ने एक इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया था। उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि हम क्या करेंगे, जितने भी हैबिटेट्स हैं उन सबको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। यानी कि जितने भी वहां के निवासी हैं, फॉरेस्ट में जो रहते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे? बचाएंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी, एक लिस्ट पब्लिश करी, जिसमें बोला गया था कि कौन कौन सी स्पीशीज जो है उनको हमें बचाना है। उसके अलावा आ जाते हैं, उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स चलाए। जैसे उन्होंने बोला कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी जो खत्म होने की कगार पे स्पीशीज है, उन सबको हमें क्या करना है? बचाना है। उसकी लिस्ट निकाली और उस लिस्ट में बताया गया कि ये जो जानवर हैं या ये प्लांट्स जो हैं, इनको क्या करना है? हमें बचाना है। उसके बाद आ जाते हैं, वहां पे जितनी भी तरीके की हंटिंग थी वो बैन कर दी, यानी कि अब वहां पे जानवर को मार नहीं सकते हैं। उसके अलावा अब जानवरों को एक लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, यानी कि उनके लिए एक जगह बनाई गई, जैसे नेशनल पार्क इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। ये सारी की सारी चीजें की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के क्या कह रहा है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश करे हैं, ताकि हम ये जानवर जो है उन्हें बचाया जा सके। अब नेशनल पार्क में क्या होता है कि वहां पे हंटिंग पूरी तरीके से बैन होती है। वहां से कोई भी हम अपने पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज की हम हंटिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे कोई भी वो जो टिम्बर्स वुड्स हैं वहां पे मतलब हम लेके नहीं आ सकते हैं। मतलब फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है वो एरिया। उसके बाद आ जाते हैं, कुछ स्पीशीज थी एनिमल की जिसको हमें बचाना था। जैसे कि मैं बताता हूं, कश्मीर स्टैग, एशियाटिक लाइन, ब्लैक बक और वन हॉर्न राइनोसोरस। अब आप इस इमेज में देखिएगा, जो आप ये पहली इमेज देखने, ये कश्मीर स्टैग है। इसे बचाना जरूरी है क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पे हैं। अब हम कश्मीर स्टैग मतलब कश्मीर में जाएंगे तो हमें देखने को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एशियाटिक लायन। ये एशियाटिक लायन भी धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे थे, तो इन्हें बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमने क्या करा था
के नेशनल पार्क में इनकी संख्या बढ़ाई थी और इन पे खास फोकस किया गया था। उसके बाद जैसे ये ब्लैक बग है, ब्लैक बग भी अब देखने को ही नहीं मिलते हैं, तो इन सब का जो था पोचिंग, जो ट्रेडिंग, हंटिंग वगैरह थी, बहुत अत्यधिक हुई है। उसके बाद वन हॉर्न राइनोसोरस यानी एक सींग वाला जो गैंडा है, इसके सींग जो होते हैं, लोग क्या करते हैं कि जो पोचर्स होते हैं वो इन्हें मारते हैं। मारने के बाद इसके सींग को ले जाते हैं और उससे तरह तरीके की चीजें बनाते हैं, जैसे कि डेकोरेटिव आइटम ज्यादातर बनाई जाती है। अब आप देखिएगा, सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम के लिए, उसके सींग के लिए पूरे गैंडे को मार देना, इनकी संख्या बहुत ही विचित्र तरीके से विलुप्त होते जा रही है, यानी खत्म होती जा रही है ये। उसके बाद आते हैं कि इसी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1980 में और 1986 में नोटिफिकेशन जारी करा गया और उसमें कुछ जो मॉथ्स थे, बिटल्स थे और बटरफ्लाइज थे, उन्हें भी ऐड किया गया था। 1991 में पहली बार प्लांट की 6 स्पीशीज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐड किया गया था। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, देखिएगा हमारे यहाँ पे किस किस तरीके से फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा है। पहला होता है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम अपने जानवर को नहीं चरा सकते हैं उस एरिया में, हंटिंग नहीं कर सकते, टिम्बर की कटिंग नहीं कर सकते। देखिएगा एग्जांपल, जैसे एक ये सरकार ने बोल दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे हम इस पूरे एरिया में कोई भी हंटिंग नहीं कर सकते हैं, अपने पशुओं को यहाँ पे चरा भी नहीं सकते हैं, कोई भी वुड कटिंग नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो कानून के तरीके से उस पर केस चलेगा और उसे सजा होगी। जितने भी हमारे यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट का लैंड है उसमें से 50% जो है वो कौन सा है, रिजर्व फॉरेस्ट है। एग्जाम्पल में हनुमा सागर रिजर्व फॉरेस्ट कर्नाटका, ये हनुमा है HANUMASAGARA, हनुमा सागर, ठीक है, ये एन है, यहाँ पे एन कर लीजिएगा, हनुमा सागर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की तरफ आ जाते हैं कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है। देखिएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि लेस रिस्ट्रिक्शन होती है, रिजर्व फॉरेस्ट में काफी रिस्ट्रिक्शन होती है और प्रोटेक्टेड में थोड़ी सी कम क्या होती है, मतलब कि हमें आजादी मिलती है एज कंपेयर टू रिजर्व फॉरेस्ट में। ये गवर्नमेंट जो यहाँ की जितनी भी लैंड है उसे गवर्नमेंट ऑन करती है, पर वो कुछ ट्रेडिशनल राइट दे देती है, जो लोकल कम्युनिटी है ना उन्हें कुछ राइट्स दे देती है वहां पे। पर जब सरकार को लगता है कि अत्यधिक हो रहा है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है भोरामदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो छत्तीसगढ़ में है। अब उसके बाद आते हैं तीसरे टाइप का जो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट है, उसे बोलते हैं हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट रिजर्व कैटेगरी में नहीं है और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं है तो वो क्या होगा, अनक्लास्ड होगा। यहाँ पे क्या होता है कि लीस्ट प्रोटेक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटी जो है वो जंगलों में उस एरियाज में जाती है फॉरेस्ट में और अपना वुड और फ्यूल जो है वो इकट्ठा कर लेती है। यहाँ पे परमिशन होती है कि तुम अपना खाने पीने का सामान जो है वो फॉरेस्ट से ले सकते हो, जैसे जलाने के लिए जो लकड़ी है वो भी ले सकते हो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़े छोटे अक्षरों में जान लेते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी पार्टली अलाउड, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन कम होती है रिजर्व के मुकाबले, और अनक्लास यानी कि लगभग ओपन ही रहता है ये। अब आ जाते हैं हम रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जब मिल जाएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, परमानेंट फॉरेस्ट। याद रखिएगा जब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलेंगे तो परमानेंट फॉरेस्ट हम बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बात करे परमानेंट फॉरेस्ट वगैरह की तो क्या होगा, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसमें दोनों इंक्लूड होंगे। मध्य प्रदेश कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड, जितना भी लैंड को है उसमें से 75% जो है वो मध्य प्रदेश में क्या है, फॉरेस्ट लैंड है। जम्मू कश्मीर उसके बाद आता है, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और फिर तमिलनाडु। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जो लिस्ट में है वो बिहार है, ठीक है, हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उसके बाद राजस्थान है। अनक्लास फॉरेस्ट में जैसे और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और पार्ट ऑफ गुजरात है। देखिएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट है, और वहां पे जो लोग हैं ट्राइबल्स पीपल हैं उनका आज भी जो फूड और फ्यूल्स वगैरह है वो कहीं ना कहीं उसी से फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ी सी आजादी दे दी गई है, इसीलिए उसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट में गिना जाता है। अब ऐसा होता है कि सरकार तो ये सारा काम कर रही है, उसके अलावा कम्युनिटीज भी हैं जो काम करती हैं बचाने का, कंजर्वेशन का। फॉरेस्ट होम टू सब ट्रेडिशनल कम्युनिटी, देखिएगा बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल जो हैं और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज जो हैं वो फॉरेस्ट में रहा करती हैं। आज भी अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारी ऐसी जनजातीय ट्राइबल्स लोग हैं जो रहते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको दिख जाएंगे, उड़ीसा में दिख जाएंगे, बिहार के कुछ पार्ट में दिख जाएंगे आपको, जो मतलब जिनका जो रहना सहना खाना पीना जो है वो सब कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से आज भी वो डिपेंडेबल है कुछ हद तक। लोकल कम्युनिटी स्ट्रगल टू कंजर्व दिस हैबिटेट अलोंग विद द फॉरेस्ट, कहीं बार तो सरकार के साथ मिलकर के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, ऑफिसर्स के साथ मिलकर के काम करती है। सिक्योर ऑन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड, एग्जाम्पल के जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व इसका एग्जाम्पल है। विलेजर्स जो थे वहां पे माइनिंग के खिलाफ उन्होंने प्रोटेक्ट करा, उनके साथ लड़े और
बाद में वो सर इसका टाइगर रिजर्व जो है इसका एक एग्जांपल बन गया। अब आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि विलेजर्स आते हैं वो अपनी लैंड दान कर देते हैं। ऐसा ही हुआ है राजस्थान में, ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे लोग आए और उन्होंने अपनी गांव मतलब जमीनें जो थी, उन लोगों ने 1200 हेक्टेयर जमीन जो थी वो एक तरीके से दान कर दी अपने ही कम्युनिटी के लोगों को, और जिसपे कि वो एक फॉरेस्ट बनाएंगे, और उस फॉरेस्ट का उन्होंने नाम रखा भैरवदेव डाकब सॉन्चुरी। वहां पे उनके खुद रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वहां पे आप हंटिंग नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है कि कम्युनिटी यानी विलेजर्स, कोई कम्युनिटी ऐसी है जिसने कोई अपना सेंचुरी बनाया हो यानी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया हो, तो हाँ उसका एग्जांपल है भैरवदेव डाकब सेंचुरी, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। वहां पे 1200 हेक्टेयर जमीन जो थी सरकार विलेजर्स ने दान करी, और उन्होंने अपना ही रूल रेगुलेशन के तरीके से उसे बनाया। वहां पे हंटिंग वंटिंग बैन है पूर्ण रूप से। अब उसके बाद आ जाते हैं चिपकू मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, चिपकू मूवमेंट 1973 का एक मूवमेंट है जिसमें कि सरकार ने फॉरेस्ट में एक कंपनी को पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी, ठीक है, वो स्पोर्ट्स कंपनी थी, उसको पेड़ काटने की अनुमति दे दी थी। इससे क्या होता है कि वहां के जो लोकल लोग थे उनको वहां पे जाना बैन हो गया, उनकी जो लिवलीहुड थी जिसपे वो जीवित थे वो धीरे धीरे खत्म होते गए, क्योंकि जो पहाड़ों पे लोग हैं उनका आज भी जो फूड और फ्यूल के लिए जो है वो डिपेंड कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे है। अब धीरे धीरे वो फॉरेस्ट कटने लगे तो उनके जो लिवलीहुड था, इकोनॉमी जो थी उनकी वो खत्म होने लगी। इसीलिए वहां के लोग आते हैं उत्तराखंड के, और उन्होंने पेड़ को ऐसे पकड़ लिया चिपक के, तो इसे कोई बोला जाता है चिपकू मूवमेंट। अब आ जाते हैं हम बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्या, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन तेहरी गढ़वाल एक जगह है, वहां से स्टार्ट हुआ था, और नवदान्या, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, उसमें ये बोला गया था जो भी नेचुरली जो भी सीड्स हैं जो नेचुरल एक जगह पे होते हैं उन्हें बचाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, यानी कि पेस्टिसाइड्स का यूज ना करना उन्होंने बोला था। तो इसे ही क्या बोला था, बीज बचाओ आंदोलन। अब आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में स्टार्ट हुआ, उड़ीसा में फर्स्ट रेजोल्यूशन पास हुआ था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में छोटे बहुत सिंपल अग्मेंट में बताता हूं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये वहां के जो लोग हैं लोकल कम्युनिटी के लोग हैं वो हैं, ये दोनों आपस में आते हैं और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहां की लोकल कम्युनिटी पास साथ आते हैं और साथ मिलकर के फॉरेस्ट को बचाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोला जाता है। अब क्या होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ना, मतलब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कम्युनिटी के साथ काम करता है तो उसको ना कम्युनिटी को कुछ फॉरेस्ट से अनुमति दे देता है कुछ चीजें ले जाने के लिए, जैसे कि नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स वो वहां पे ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपस में मिलकर के काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, सबसे वेल पब्लिक कैंपेन था ये, मतलब कि सब पूरे वर्ल्ड ने इसकी सराहना करी थी, यानी इसकी तारीफ करी थी। 1973 में अथॉरिटीज जो थे उन्हें रियलाइज हुआ कि जो टाइगर की पॉपुलेशन 55,000 होनी चाहिए थी सेंचुरी के अंत तक, वो अभी भी 1827 यानी 1827 है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन तो टाइगर बचेंगे ही नहीं। देखिएगा, टाइगर को जनरली जो मारा जाता था वो किस लिए मारा जाता था, उनकी स्किन के लिए, वो डेकोरेटिव आइटम में यूज करते थे, घरों के बाहर पुराने जमाने में मतलब लगाया करते थे लोग बाग जो थे, इसीलिए। उसका रीजन क्या था, देखिएगा वहां पे पोचिंग बहुत होती थी, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पेड़ों को काटा जा रहा था, तो इन सब का ये रीजन था, और उसकी ट्रेड की स्किन, और सबसे बड़ी बात है टाइगर के बोन्स जो थे वो कई मेडिसिन में यूज होते थे, इसलिए भी टाइगर को मारा जाता था। अब आ जाते हैं नेपाल एंड इंडिया 2/3 ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन लिव। देखिएगा, नेपाल में और इंडिया में जितने भी वर्ल्ड में टाइगर है उनका 2/3 यहां मिलेंगे। एग्जांपल देखिएगा, अगर 100 टाइगर हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं तो उसमें से 66 टाइगर कहां पे मिलेंगे, नेपाल और इंडिया में मिलेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में क्या है यहां पे टाइगर्स मौजूद हैं। एग्जाम्पल के तरीके से देखिएगा, नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, वो भी किसका काम करता है, टाइगर को बचाने का काम करता है। सुंदरबन नेशनल पार्क में भी टाइगर को बचाने का काम किया जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो भी मध्य प्रदेश में, वहां भी टाइगरों को बचाया जाता है। मनस टाइगर रिजर्व, जैसे आपको पता है नाम से, टाइगर को रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो केरला में है। ये जो रिजर्व, ये जो नेशनल पार्क और रिजर्व है, इन्हें याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिएगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, हम आज से पहले जो है फॉरेस्ट को पूजते आए हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आज की बात करूं, जैसे हम पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ को पूजते हैं, तुलसी माँ के पेड़ को जो पूजते हैं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे वर्शिप करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम वर्शिप से भी क्या करते हैं, बहुत हद तक हम इन पेड़ों को बचाने में कामयाब रहे हैं।
एग्जाम्पल के तरीके से हम देखते हैं, मुंडा और संथल एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो छोटा नागपुर रीजन में रहती है। वो महुआ के पेड़ की पूजा करती है वहां पे, और कदमा के जो कदम्बा पेड़ है उनकी पूजा करती है। यानी कि अगर ये पूजा करते हैं तो उन पेड़ को ये नहीं काटते हैं। तो इस वजह से हम वर्शिप के तरीके से भी पेड़ को कंजर्व करते हैं, और हम इंडियंस बहुत दिनों से इसको कंजर्व करते आए हैं। हमें तो अब पता लग रहा है, पर हम इंडियंस तो कितने इंटेलिजेंट शुरू से ही रहे हैं कि हमने उन पेड़ों को भी मतलब एक वर्शिप के तरीके से ही, भले ही वर्शिप के तरीके से हमने उसे कंजर्व करने के लिए किया हो, पर आखिरकार किया तो है ही ना। तो मेन मुद्दा तो यह कि कंजर्व किया है हमने, चाहे हमने वर्शिप के माध्यम से करा हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। उड़ीसा और बिहार में टैमरिंड के पेड़ और मैंगो के पेड़ की पूजा करी जाती है, यानी वेडिंग के समय में उसकी पूजा करी जाती है, वहां पे एक रिचुअल्स होते हैं। उसके अलावा बिश्नोई विलेज देखेगा, यानी कि हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग के एक झुंड को जो है उसे ब्लैक बग को चिनकारा भी बोला जाता है, मतलब चिनकारा के ग्रुप को, नील गाय पीकॉक को वो अपनी कम्युनिटी का पार्ट मानते हैं और इसीलिए उसे हार्म नहीं पहुंचाते। देखिएगा अभी हमने क्या देखा कि जो हम क्या है वर्शिप करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, तो उससे कॉन्जर्व होता है। और उसके अलावा हमारे जो देवी देवताओं का जो निवास होता है, जैसे कि, तो उसको भी हमने उसके माध्यम से भी हम कॉन्जर्व करते हैं चीजों को, एनिमल्स को कॉन्जर्व करते हैं। जैसे कि ब्लैक बग जो है वो बिश्नोई विलेज है हमारा राजस्थान में, वहां पे उसको माना जाता है, उसको अपना ही पार्ट माना जाता है, अपने ही सदस्य माना जाता है, तो इसलिए उसे वो मारते नहीं है, उसे कॉन्जर्व करते हैं। उसके अलावा पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है, उसे प्रिजर्व करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें कॉन्जर्वेशन की तरफ ले जाती है। नील गाय जो है वो भी कॉन्जर्वेशन की तरफ ले जाती है। बस ये चैप्टर खत्म हो चुका है। और उसके अलावा ये जो है ये नेशनल पार्क वगैरह है, आप ये देख लीजिएगा, वैसे तो है नहीं पर फिर भी देखिएगा। नेशनल पार्क में बता देता हूँ क्या होता है, वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वहां को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए काम करा जाता है, प्रोटेक्ट करा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एनिमल्स के लिए होती है, वहां पे ग्रेजिंग फॉरेस्ट कलेक्शन वगैरह अलाउड नहीं होता है, मतलब ग्रेजिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट थोड़े हद तक अलाउड होती है पर पूरी अलाउड नहीं होती, कुछ रीजन में, सर्टेन रीजन में हम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो है 3 हिस्सों में पता है, कोर जोन जहां पे कोई भी ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं होगी, बफर जोन जहां पे छोटी लिमिटेड होगी, और उसके बाद ट्रांजिशन जोन जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट रहते हैं। देखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व को जनरली कंजर्वेशन के लिए यूज करा जाता है, डेवलपमेंट के लिए, और वहां पे रिसर्च भी होती है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो इमेज है ये महुआ का इमेज है, जो हम पूजा, जो संथल्स लोग और मुंडाज लोग जो है वो पूजा करते हैं। टैमरिन जो बिहार में पूजा करा जाता है, मैंगो वो भी हमारे यहाँ पे कॉमन है। हम ठीक है, थैंक यू गाइस। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा कि आने वाली जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।